दोस्तों आप बताइए, आप में से कितने लोगों को पकौड़े खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे भजिया कहा जाता है। यकीनन आपको पकौड़े खाने काफ़ी पसंद होंगे। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बारिश का मौसम हो, ताज़ा ताज़ा गर्म पकौड़े किसे पसंद नहीं होते। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद यकीन कीजिए, आपका पकौड़े खाने का मन नहीं करेगा। और अगर इस समय इस वीडियो को देखते देखते आप पकौड़े खा रहे हैं, आपके पकौड़े आपके मुंह में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक और खौफनाक होने वाली है। यकीनन आपको अंदर तक डर लगने वाला है। तो कमरे की लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है चंडीगढ़ के पास के शहर कुराली की। वहां के रहने वाले दो दोस्त दीपक और पारस, दोनों का घर एक ही कॉलोनी में है, इसीलिए बचपन से ही वो पक्के दोस्त रहे हैं। स्कूल में भी दोनों की एक गैंग हुआ करती थी, किसी को उस गैंग के बीच आने नहीं देते थे। ये दोनों अलग ही रहते और बहुत ज़्यादा शरारतें करते, लेकिन उनकी शरारतों की एक सीमा थी। वो सीमा उनकी गरीबी के कारण थी, क्योंकि उन दोनों के माता पिता काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, इसीलिए उन्हें पॉकेट मनी बहुत कम मिला करती थी। अब वो कॉलेज में पढ़ने लगे थे और अब तो और ज़्यादा मुश्किलें भरने लगी थी उनकी ज़िंदगी में। उनके पास जितने पैसे होते उनसे वो सस्ती चीज़ें ही खा सकते, लेकिन सपने बड़े हुआ करते थे कि हम पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, हम महंगे वाला बर्गर खाना चाहते हैं, हम मैकडी जाकर खाना चाहते हैं। जेब अलाउ नहीं करती थी, इसीलिए वो सस्ती चीज़ें ही खा सकते थे। किसी ठेले से भजिया खाना, पकौड़े खाना, कोई सस्ता सा टिक्की वाला कुलचा खा लेना, ये चीज़ें वो खा पाते थे और इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। एक चीज़ का शौक़ उन्हें बहुत ज़्यादा था, वो था घूमने का। लेकिन घूमते कैसे? घूमने के लिए उनके पास पैसे भी तो होने चाहिए, वो अभी नहीं थे। उन्होंने मन बनाया हुआ था, जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी ना, हम दोनों इकट्ठा काम करेंगे और जहाँ पर भी काम करेंगे पैसे को जोड़ेंगे। वो ज़रा भी पैसे को बर्बाद करने में यकीन नहीं करते थे, लेकिन वो बस घूमना चाहते थे। उतने पैसे उनके पास हो नहीं पा रहे थे। एक साल गुजर गया था उनका कॉलेज में, और कॉलेज में जितने दोस्त थे कुछ बहुत ज़्यादा अमीर थे। अपने घूमने की कहानियाँ बताया करते थे कि हम धर्मशाला घूम कर आए हैं, मनाली घूम कर आए हैं, शिमला घूम कर आए हैं। और ये बातें सुनकर उन्हें अंदर से जलन होती थी। भले ही वो शरारती थे, डींगे बड़ी बड़ी हाँका करते थे, अंदर से तो उन्हें पता था ना कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, हम मनाली शिमला जा ही नहीं सकते। दोनों आपस में बातें करते रहते। एक बार जब दीपक के घर पर पारस भी आया हुआ था, दोनों बातें कर रहे थे, तभी दीपक के चाचा जी भी वहां पर आए हुए थे। और दीपक के चाचा जी बता रहे थे कि मेरा वीज़ा लग गया है, मैं जाने वाला हूं दुबई, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड का मुझे काम मिल गया है। ये बातें अब दीपक के चाचा जी बता रहे थे, और दीपक और पारस तो आपस में बात करने में लगे हुए कि चाचा जी बेवजह हमारा दिमाग खाए जा रहे हैं, हमें कोई काम की बात करनी है, शाम को क्या खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे, ये ज़रूरी बातें करनी है। और चाचा जी अपने दुबई का रोना रोकर बैठे हुए हैं कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ मुझे सामान छोड़ना पड़ेगा, पीछे से ध्यान रखना, हमें बार बार कहे जा रहे हैं। घर तो उनका इसी शहर में था, लेकिन इस घर से थोड़ा दूर था। इन बातों पर उनका ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे ही चाचा जी ने कहा, मेरी बाइक खड़ी है तो पुरानी, लेकिन तुम उसका ध्यान रखना, पेपर वर्क मैंने सारा कराया हुआ है, उसे चलाते रहना। यह सुनते ही दोनों के कान खड़े हो गए, और जैसे ही उनके कान खड़े हुए वो चाचा जी के इर्द गिर्द बैठकर बातें करने लगे। अब चापलूसी करने लगे, क्योंकि बाइक मिलने वाली थी भैया, इससे तो कॉलेज में उनका रुतबा बढ़ जाता, वो घूम पाते, वहाँ गेड़ियाँ लगा पाते, चंडीगढ़ जा पाते। बहुत बड़े बड़े सपने ले लिए थे उन्होंने। लेकिन उसके बाद चाचा जी अपनी बातें बता रहे थे, और दीपक ने भी कह दिया, हम बाइक से ना घूमने के लिए जाएंगे, मनाली जाकर आएंगे, वहाँ सभी जाकर आए हैं, कहते हैं बहुत अच्छी जगह है, हम तो जा नहीं पाए, हम बाइक से जाएंगे। तभी पारस की ज़बान से ये शब्द निकले, यार बाइक में तो तेल भी डलवाना पड़ेगा ना, तेल भी काफ़ी महंगा है, मुझे नहीं लगता हम जा सकते हैं, शायद हम बस के सहारे जा पाएंगे, वो भी ज़्यादा पैसे जोड़ने के बाद। उन्होंने ये कहा था, तभी जो दीपक के चाचा थे वो कहने लगे थे, वैसे मैंने वहाँ जाने के लिए पैसे तो इकट्ठे कर लिए हैं, वहाँ तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन बाकी पैसे मैंने चाची जी को दे दिए हैं तुम्हारे लिए ये 5,000 लेकर आया हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम घूमने जाना चाहती हो, तो इन पैसों से तुम मनाली घुमाना और मुझे याद करना, चाची जी की मदद करना, कोई चीज़ की ज़रूरत हो उन्हें। दोनों की आंखें चमक गईं।
वो बहुत ज़्यादा खुश थे। पहली बार उन्हें पैसे मिले थे, भले ही कम मिले थे लेकिन वो मनाली जा सकते थे। इस तरह उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। 2 दिनों तक वो प्लान बनाते रहे। अब तीसरे दिन फ्लाइट थी उसके चाचा जी की। तीसरे दिन चाचा जी चले गए। चाचा जी पैसे भी दे गए थे। अब दीपक ने अपने पिता से बात की कि हम मनाली जाना चाहते हैं। पिता भी मान गए, ठीक है जाओ, अगर तुम्हारे चाचा ने कहा है, उन्होंने प्लान बनाया है तो जाओ। दोनों ने बाइक में पेट्रोल डलवाया। उसके बाद निकल पड़े वो मनाली की ओर। उनका बजट था 5,000, बाकी 500 उन्होंने आपस में भी जोड़ रखे थे। वो इमरजेंसी फंड के लिए रखे हुए थे उन्होंने एक तरह से। तो उसे लेकर वो सीधा मनाली की तरफ निकल पड़े। बहुत ज़्यादा खुश, घर से ही रोटियां बनवा कर लेकर आए थे ताकि खर्च कम हो। लेकिन 2-3 दिन वहाँ पर रहने वाले थे और वहाँ पर सस्ती से सस्ती चीज़ खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की कोशिश करेंगे और पेट्रोल बचाने की भी कोशिश करेंगे। जहाँ पर कुछ भी हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से वो अपने शहर से निकले और उन्हें 8 से 10 घंटे लग गए वहाँ पहुँचने में। और मनाली में पहुंचकर अब लगभग शाम का वक्त था। वो सुबह निकले थे और वो चाहते थे यहाँ पर कोई सस्ता कमरा मिल जाए। जितने भी उनके साथी थे ना वो बताया करते थे हम 3 स्टार कमरे में रुके हैं, कोई 4 स्टार होटल का कमरा है वहाँ पर रुके हुए हैं। अब दीपक और पारस चाहते थे उन्हें कोई सस्ता सा कमरा मिल जाए, सबसे ज़्यादा सस्ता मिले तो और अच्छा होगा। वो ढूंढना शुरू हो गए और यहाँ मनाली में आकर उन्हें पता लगा भैया महंगाई कितनी है। कमरा छोड़ो, खाने का सामान कितना महंगा। यहाँ तो कमरा इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा था कि एक दिन का बजट वो सिर्फ कमरे का उन पैसों से निकाल पाते। घूमने का कोई चांस ही नहीं था, खाने पीने का कोई चांस ही नहीं था। वो घबरा गए वहाँ पर, भैया इतने महंगे महंगे कमरे हम क्या करें। तब पारस ने कहा यार शहर में महंगाई होगी, हम शहर में तो रह नहीं पाएंगे। बाइक हमारे पास है, थोड़ा दूर कोई कमरा ले लेते हैं, बाइक से शहर में आ जाया करेंगे, घूम लिया करेंगे, आसपास के पहाड़ी इलाकों को घूमेंगे। दीपक ने कहा ठीक है। उसके बाद वो ढूंढना शुरू हो गए और वहाँ अंधेरा भी होने लगा था। आसपास के बड़े बड़े होटलों में पूछते जाते, महंगे से महंगे होटल मिलते जाते। कुछ इतने महंगे होते कि 15,000 कमरा एक रात का। वो कहते भैया हमारे हाथ खड़े हैं, इससे अच्छा बाहर हम झाड़ियों में सो जाएंगे। भाई 15,000 5,000 तो हमारे पास है, इतना ज़्यादा बजट तो हमारे पास है ही नहीं। अब मनाली से काफ़ी दूर 8 से 10 किलोमीटर आगे की तरफ बढ़ गए। अब इस रास्ते का उन्हें पता भी नहीं था, हाईवे से नीचे उतर गए थे। ऐसे कोई गांव को ढूंढ रहे थे जहां कोई घर मिल जाए सस्ता सा, बस रात का कोई 100 200 300 रुपए ले लें, इससे ज़्यादा ना लें यार, इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ढूंढने लगे। अब ऐसे करते करते एक गांव जैसे इलाके में पहुंचे। वहां घर तो थे लेकिन लोग नज़र नहीं आ रहे थे। वहां एक घर में लाइट जल रही। जैसे ही बाइक वहां पर लेकर गए, वक्त 7:30 का हो गया था या 8 बजे के करीब का होगा। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, उस लाइट के कारण ही वहाँ देखा जा सकता था। थोड़ी सी पहाड़ी के ऊपर थी तो वहाँ बाइक लेकर गए। एक बूढ़ी बाहर एक बड़ा सा पत्थर, उस पर जैसे मारकर कोई मसाले बनाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उस बूढ़ी औरत के करीब जाकर रोना शुरू कर दिया। अब दोनों नाटक बहुत ज़्यादा किया करते थे। स्कूल में और कॉलेज में जो एक्टिंग की क्लासेस हुआ करती थी वो लिया करते थे। कोई प्लेज हुआ करते उसमें भाग लिया करते थे जिसमें कुछ पैसे बन जाया करते थे। यहाँ रोना शुरू कर दिया। देखिए आंटी जी बहुत बुरा हाल है, पहाड़ों में आकर तो लुट गए, मनाली में हमारे लायक कुछ है ही नहीं, खाने की चीज़ महंगी, रहने के लिए घर महंगे, हम यहाँ पर ठंड से मर जाएंगे। हम सोचते हैं आप बहुत अच्छी हैं, आपके दरवाजे पर मरेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी कमीने के होटल के बाहर मरने से अच्छा है ठंड से आपके दरवाजे के आके मरे। तो वो बूढ़ी औरत रोने लगी। बच्चों क्या हुआ, ऐसे रोने वाली बात नहीं है। वो खुद रो रही थी। देखो तुम में मुझे अपने बेटे नज़र आ रहे हैं जो शहर में काम करने के लिए गए हुए हैं, तो तुम्हें आओ मेरे घर के अंदर आओ, मुझे बताओ परेशानी क्या है। अंदर आकर वो रोने लगे। खाना महंगा, रहना महंगा, हम तो यहाँ आए थे, सारे पैसे लग गए, अब हम क्या करें, बहुत कम पैसे हैं हमारे पास। तो वो बूढ़ी औरत रोती जा रही थी, उनके दिल का दर्द समझ रही थी। तो उसने कहा घर तो मेरा छोटा है, रहने में दे सकती हूँ, मैं इस कमरे में रहती हूँ और वो भी रात के वक्त ही आती हूँ, दिन के वक्त काम करना पड़ता है, घरों की सफाई करती हूँ, कुछ पैसे कमाती हूँ, फिर यहाँ पर आती हूँ। देखो बेटो मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकती, ये वाला कमरा तुम्हें दे सकती हूँ, यहाँ तुम रह लेना, लेकिन किसी सामान को हाथ मत लगाना। अब दीपक ने जल्दी से छलांग लगाई और कहा आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुफ्त में हमें घर में रहने के लिए दिया। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा मुफ्त में नहीं, कुछ पैसे तो ज़रूर दो ना, घरों की सफाई करती हूँ, काम करती हूँ तो उसका 150-200 रुपये लेती हूँ।
तुम्हें यहाँ रहना है, इतने पैसे तो दे दो, एक गरीब औरत की मदद ही कर दो। अब पारस ने दीपक की तरफ देखा और कहा, हाँ ये भी ठीक है, रहने के लिए घर भी दे रही हैं तो इतने पैसे तो दे सकते हैं ना, एक गरीब की मदद भी हो जाएगी। तो उन्होंने भी बात मान ली। उन्होंने सोचा था कोई और अच्छा घर मिल जाएगा कल दिन के वक्त, तो वहाँ रह लेंगे, इसे छोड़ जाएंगे और थोड़ी उनकी मदद हो जाएगी, थोड़ी हमारी मदद हो जाएगी। वक्त रात के कुछ 9 साढ़े 9 का था। उन्होंने खाना खाया ही नहीं था और सोच रहे थे खाना खाएं तो कहाँ से खाएं, अब तो शहर से बहुत दूर निकल आए हैं, कमरा ढूंढने में खाना तो खा ही नहीं पाए। 2-3 रोटियां थी जो लिफाफे में थी, ठंडी हो गई थी, थोड़ी खराब लग रही थी। वहाँ वो बूढ़ी औरत सामने बैठ गई और ये खाना खाने लगे। उन्होंने रोटियां देखी तो एक पैकेट में 2-3 थी, एक में कुछ फल पड़े थे, एक और पैकेट में कुछ रोटियां थी। उनके लिए खाना ज़्यादा ही था। धीरे धीरे वो खाना खाने लगे। वो बूढ़ी औरत देखे जा रही, वो काफ़ी समय से देखे जा रही थी। तो पारस ने कहा, आंटी जी आपको भूख तो नहीं लगी? तो वो औरत कहने लगी, वैसे मैंने सुबह से कुछ खाया तो नहीं है, भूख तो लगी है, लेकिन तुम भी अपने लिए खाना लाए हो तो तुम खाओ। पारस को थोड़ा सा तरस आ गया कि वो बूढ़ी औरत है, बेचारी के पास खाना नहीं है। तो एक लिफाफा जो 2-3 रोटियों का था उसने उस औरत को दे दिया, बाकी वो दोनों खाने लगे। उन्होंने एक रोटी, अभी आधी भी दोनों ने नहीं खाई थी, वो चबा ही रहे थे। बूढ़ी औरत 3 रोटियां एक ही झटके में खा गई, जल्दी जल्दी चबाती और निगल जाती। वो देख रहे, वो बूढ़ी औरत फिर से तरस की नज़र से उनकी तरफ देख रही और वो बेशर्मी से मुंह नीचे करके अपनी रोटी खा रहे। वो ये तो पेटू लगती है, बूढ़ी औरत हमसे भी ज़्यादा चालाक लगती है, जल्दी जल्दी खाना खाओ, अब नहीं तरस करेंगे। 3 रोटियां तो ये तो दी हैं, हमारे पास भी 3 बची हैं, 1.5 तो हम खा पाएंगे, एक एक फल हमारे हिस्से में आएगा। इस तरह से उन्होंने खाना खाया। उसके बाद नीचे वो बूढ़ी औरत ने एक बड़ी सी चटाई सी बिछाई हुई थी। अब उस चटाई पर दोनों लेट गए। अब आराम से सोया जा सकता था। दरवाज़ा लगा दिया था। ये घर काफ़ी पुराना सा था, टूटा फूटा सा था। अब वो बूढ़ी औरत भी काफ़ी गरीब सी थी। अब वो काफ़ी थक गए थे। इसके बाद दोनों लेट गए। अब सुबह उनकी नींद 6 बजे खुली और 6 बजे अभी वहाँ रोशनी हो रही थी। तो घर के अंदर वो बूढ़ी औरत ने दीपक को उठाया और कहा, मैं काम पर जा रही हूँ, यहाँ कुछ उठाना मत, ये गरीब औरत की बद्दुआ लगेगी। देखो तुम्हें जब जाना होगा चले जाना, यहाँ जितने दिन रहना है उतने दिन तुम रह सकते हो, बस किसी सामान को उठाना मत, चुराना मत, मेरी बस इतनी मदद करना। ये उसने कहा था और वो काम के लिए चली गई थी। दीपक और पारस आपस में देख रहे थे और वो कह रहे थे, हम चोर लगते हैं, हम चोरी वोरी नहीं करने वाले, हमें रात को इस बूढ़ी औरत ने शरण दी है, इसीलिए इसके धन्यवाद हम काफ़ी ज़्यादा करना चाहेंगे। फिर वो बाइक पर बैठे और देखने लगे। वहाँ आसपास और भी कई घर थे, लेकिन हर घर खाली टूटा, जैसे पहाड़ों में बारिश के कारण ना हर घर पर काई आई हुई कई घर थे। उस पहाड़ी से वो नीचे की तरफ उतरे। वहाँ बारिश के कारण ना काफ़ी ज़्यादा नीचे चिकनाई सी हुई थी, जिस कारण टायर फिसल रहा था। 2-3 बार गिरकर वहाँ से नीचे तक पहुँचे थे। अब वो घूमना चाहते थे तो वो पूरा दिन अब मनाली में घूमते रहे। लेकिन भैया मनाली में इतनी महंगाई, वो देख रहे खाना खाएं तो भैया खाएं कैसे। अब कई जगह कुराली में भी, उनके शहर में भी जो मोमोज की प्लेट थी वो 50-60 की मिल जाती थी। भैया यहाँ 80, 90, 100, 150 से कम देने का नाम नहीं ले रहा कोई। ये बोल रहे थे ये क्या सुनहरी मोमोज हैं भाई, इतने महंगे लगाए हुए, कोई सस्ती चीज़ मिल जाए, वो मिल नहीं रही। यहाँ तो जैसे हर जगह लूट रहे थे। वो हैरान। इसके बाद उन्होंने सोचा भाई शहर में घूम रहे हैं, खाना बाहर खाएंगे, कहीं और देखेंगे। देखने लगे कई जगह। अब ढूंढते रहे कोई ऐसा ढाबा मिले जहाँ पर सस्ती चीज़ मिले। अब सड़क के काफ़ी आगे जाकर एक ढाबा मिला, वहाँ दोपहर की रोटी खाई और दोपहर को ही उन्होंने खाना खाया, सुबह खाया नहीं था। तो दोपहर को एक तरह से लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ किया, एक साथ इतना खाना खाया, सस्ता मिल रहा था। खाना खाया, फिर से घूमना शुरू। घूमते घूमते रात हो गई। वहाँ पर वो फॉरेस्ट एरिया में घूमने गए। वहाँ मंदिर थे, हिडिंबा देवी मंदिर, वहाँ घूमने के लिए गए। अब एक दिन इस तरह से निकाल दिया। 7 बज गए थे, अंधेरा होने वाला था। कमरा ढूंढने की कोशिश की ही नहीं। फिर पारस ने कहा अब कमरा तो ढूंढ नहीं पाए भैया, ये मेन काम तो हुआ नहीं। दीपक ने कहा कोई बात नहीं, वो बूढ़ी औरत का घर तो है ना, अब 150 रुपया देना है, इतने में काम चल जाएगा। फिर वो निकल पड़े घर की ओर और देखने लगे भाई आसपास कोई जगह हो ना, कोई आदमी हो मैगी बनाता हो, कोई सस्ती चीज़ बनाता हो, रोटी बनाता हो, वहाँ हम खाना खा सकते हैं। पहुँचते पहुँचते उस गांव में अंधेरा हो चुका था। फिर उन्होंने देखा उस पहाड़ी के नीचे एक आदमी ने एक ठेला लगाया हुआ था। ये पकौड़े का ठेला लग रहा था।
पुराना सा था, गंदा सा था, लेकिन फिर भी वहाँ स्मेल आ रही थी पकौड़ों की। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाने लगे, अब अपनी वो बाइक को चढ़ाने लगे। चिकनाई बहुत ज़्यादा थी, बाइक चढ़ने का नाम नहीं ले रही। 2-3 बार वहाँ पर भी गिरे, धक्का दिया, बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले उस घर तक पहुँच पाए थे। वहाँ बारिश शुरू हो गई। अब यहाँ पहाड़ों में जो बारिश होती है वो मूसलाधार सी होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती, लेकिन मध्यम मध्यम सी लगातार लगी रहती है। ऐसी बारिश हुए जा रही थी। रात का खाना उन्होंने खाया नहीं था। अब वो बूढ़ी औरत से मांगने में भी उन्हें शर्म आ रही थी। वो तो खुद उनके खाने के आसरे बैठी हुई थी कि ये कुछ खाना लेकर आएंगे, मुझे शायद खिला देंगे, गरीब समझकर। वो बूढ़ी औरत बैठी हुई, वो चेहरे की तरफ झांक रही, बार बार पेट पर हाथ लगाए जा रही है और कह रही, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, बच्चों कोई खाना वाना लेकर आए हो। अब उन्हें लगा ये आंटी तो हमारे सहारे बैठी हुई है, हम खुद भूखे हैं, ये भी हमारे जैसी ही है, अब करें तो करें क्या। हल्की हल्की बारिश हुए जा रही। फिर उन्हें लगा भैया खाना तो खाना होगा। एक छोटी छतरी थी उनके पास, छोटी लड़कियों वाली छतरी, वो सस्ती मिली थी इसीलिए वो लेकर रखी हुई थी उन्होंने। अब छतरी को पकड़े, दोनों उसमें घुसड़ गए, ठीक है, नीचे पानी से बच रहे। अब उस रास्तों से फिसल फिसल कर नीचे उतर रहे। भैया कुछ तो खाना है ना, पकौड़े वाला शायद सस्ता पकौड़े लगा दे। अब वो ऐसी जगह पर था, हाईवे से नीचे उतरकर पगडंडी झाड़ियों के बीच कुछ घरों के आसपास उसने वो ठेला लगाया हुआ। अब वो देखने लगे आसपास कोई रहने वाला तो लगता नहीं, हो सकता है इसका घर भी यहाँ आसपास हो, बेचारा शहर की तरफ जा नहीं पाता, कोई रास्ते में इस तरफ से निकलते होंगे तो उससे पकौड़े ले लेते होंगे। स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये देखने के लिए वो नीचे की तरफ गए। सामने वो बूढ़ा आदमी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, उससे हिला नहीं जा रहा था, हाथ उसके कांप रहे थे। वो पकौड़ों को जो बड़े से बर्तन से छन्नी से निकाल रहा था, बड़ी सी छन्नी उसके हाथ में ऐसे ऐसे कांप रही थी, बार बार पकौड़े उसके तेल में गिरे जा रहे थे। इस तरह कुछ पकौड़े वो तल रहा, बाकी उसने कच्चे रखे हुए। ऊपर से उसने वो तिरपाल सी लगाई हुई ताकि बारिश का पानी नीचे ना पड़े। अब वो जल्दी से छतरी लेकर उस तिरपाल वो छत के नीचे पहुंचे और उस बूढ़े आदमी से पूछने लगे, अंकल जी कौन कौन से पकौड़े मौजूद हैं, हमें पकौड़े खाने हैं और रेट बता दीजिए। ये पहले बताना, यहाँ लोग खिलाते हैं बाद में रेट बताते हैं। अब उस बूढ़े आदमी ने जो रेट बताया था काफ़ी ज़्यादा सही बताया था। ऐसा उन्हें अपने शहर में भी पकौड़े मिला करते थे। उन्हें लगा ठीक है, इससे सस्ते भी नहीं मिलने वाले। अब उस बूढ़े आदमी ने भी तो कुछ कमाई करनी है। अब वो कहने लगे, देखिए अंकल मिक्स पकौड़े बना दीजिए जल्दी से। अब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, मिक्स, यहाँ मिक्स नहीं मिलेंगे, एक ही तरह के पकौड़े मिलते हैं, वो तुम्हें खाने होंगे। अब वो कहने लगे, एक ही तरह के, कौन से हैं? तो वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा। वो बता नहीं रहा था, बस हंसता जा रहा था। सामने उन्होंने देखे कि एक ही तरह के पकौड़े पड़े हैं, ये गोभी के पकौड़े लग रहे थे। उन्हें लगा यार ये सिर्फ गोभी के पकौड़े बनाता है, अब भूखे हैं करे तो करे क्या, गोभी के पकौड़े ही खाने पड़ेंगे। तो उन्होंने भी हंसकर कह दिया, अंकल जी बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, बस कुछ आधा किलो बनाइए, हम इतने लेकर चले जाएंगे। उन्होंने ये कहा और बूढ़ा आदमी वो गोभी के पकौड़े थे ना उसे तलने लगा बड़ी तेज़ी से। स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही, बारिश का मौसम, अब उनका मन भी बहुत ज़्यादा कर रहा पकौड़े खाने का। ये तो उनके लिए सबसे फेवरेट थे, एक तो सस्ते थे, एक उनकी माँ घर में बना दिया करती थी, बाज़ार से भी पकौड़े खाते थे, समोसे खाते थे, ये फेवरेट चीज़ थी। और आज यहाँ बारिश में पहाड़ों में फेवरेट चीज़ मिली थी तो दिल भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उनका। अब उस बूढ़े आदमी ने वो छन्नी से पकौड़े निकाले, अच्छे से पकाए, उसके बाद एक प्लेट में डाल दिए और कहने लगा जितने खाने हैं खाओ, फिर मैं पैक कर दूंगा। अब उसने प्लेट में सामने वो पकौड़े रख दिए। एक पकौड़ा पारस ने उठाया, एक पकौड़ा दीपक ने उठाया। जैसे ही दोनों ने मुंह में लगाया, चबाने की कोशिश की, चबाया नहीं जा रहा। इतना सख्त पकौड़ा भैया, अंदर क्या पत्थर डाला हुआ है, ये कैसी सख्त गोभी है? ये सवाल पारस ने उस आदमी से पूछा था और वो आदमी हंसे जा रहा। उन्होंने ऊपर जो बेसन चढ़ाया होता है ना पकौड़े के, उसे चबाया, नीचे देखा, भाई क्या पत्थर है, क्या चीज़ है। अब उस लाइट में उन्हें साफ साफ नजर आया, भैया ये तो हड्डी है। ये देखते ही दोनों के मुंह से पकौड़े बाहर आ गए। वो कहने लगे, अंकल बता तो दो, हमें लगा गोभी के हैं, हम नॉन वेज नहीं खाते, ये क्या हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हम इसे नहीं खाएंगे। वो बूढ़ा आदमी हंसे जा रहा और वो हड्डियाँ थी, मांस था ही नहीं, हड्डियों के ऊपर जैसे बेसन चढ़ाया हुआ। अब इस चीज़ के पकौड़े बेच रहा। उन्हें चढ़ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। एक तो वो इतना कमज़ोर था, तरस नहीं आ रहा था बल्कि गुस्सा आ रहा था। एक तो मरने की कगार पर है और ऊपर से ऐसी चालाकियाँ मार रहा है। अब पारस तो उसे पीटने के लिए एक तरफ गया था और कहने लगा था, अंकल बेवकूफ़ बनाते हो,
हम पैसे वैसे नहीं देने वाले, और ये ठेला है ना यहीं पलटा कर चले जाएंगे अगर दोबारा किसी के साथ ऐसी चालाकी की ना और हमारे सामने इस तरह से आंखें दिखाई तो। वो बूढ़ा हंसे जा रहा, उसकी हंसी नहीं रुक रही और पारस और दीपक इस चीज़ को देखकर ज़्यादा चिढ़ रहे। वो अब कोई नुकसान करना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे कि हमें हड्डियों वाले ये पकौड़े खिलाए। अब जो पारस था वो ज़्यादा गुस्सैल था, तो पारस ने उसके यहाँ टी शर्ट पहनी हुई थी, उसने ऐसे पकड़ लिया। अब गर्दनों को हिलाकर कह रहा, तुम बूढ़े इस तरह से हंस क्यों रहा है। अब वो जो बूढ़ा आदमी था हंसे जा रहा और कहने लगा, तुमने कौन सा पूछा कौन से पकौड़े हैं, मेरे पास जो हैं वो मैंने बना कर दे दिए। तभी दीपक ने कहा, हमने पूछा तो था, तेरे तो दांत निकले जा रहे थे, बता नहीं सकता था ये नॉनवेज पकौड़े हैं। अब वो आदमी हंसकर कहने लगा, अब बता तो रहा हूँ नॉनवेज पकौड़े हैं। अब पारस कहने लगा, साला बेवकूफ़ है, हमें नॉनवेज पकौड़े खिला दिए यार, सारा काम खराब कर दिया, इसको मारने का मन कर रहा है, पता नहीं कौन से चिकन है मटन है, पता नहीं क्या चीज़ के पकौड़े खिला दिए। बूढ़े ने हंसते हंसते कहा था, ना ये मटन है ना ये चिकन है, कोई जानवर नहीं है, ये इंसानी हड्डियां हैं ये। जब ये कहा था तभी पारस थोड़ा सा घबरा गया। पहले तो दीपक भी घबराया, फिर उन्हें लगा ये पागल बुढ़ा हंस रहा है, मजाक बना रहा है, अब भी सुधर नहीं रहा। एक तो इसके चमाट मारने का मन कर रहा है, चमाट मारेंगे तो ये मर जाएगा, इतना ज़्यादा बूढ़ा है ये। अब वो गुस्से में कुछ कर नहीं पा रहे, बस अंदर से चिढ़े जा रहे। सामने रखे पकौड़े हाथ से नीचे गिरा दिए। जैसे ही नीचे गिराए वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में, जो हंस रहा था अब गुस्से में आ गया था। जैसे ही वो गुस्से में आया, उसने जो पारस जिसने उसकी टी शर्ट यहाँ से पकड़ी थी, अब उस बूढ़े आदमी ने उसकी एक कलाई इस तरह से पकड़ ली। कमज़ोर सी बाजू थी, बहुत पतली सी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत। जो पारस था अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रहा, और उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये इंसानी हड्डियों के पकौड़े हैं, अब तुम्हारे भी ऐसे ही पकौड़े बनाऊंगा। अब उसने पकड़ लिया, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद पारस ने झटका मारा, वो छोड़ नहीं रहा। ऐसा लग रहा था उस बूढ़े आदमी में बहुत ज़्यादा जान आ गई हो। वो पकौड़े नीचे बिखरे पड़े थे। अब जो दीपक था वो घूमकर उस ठेले के दूसरी तरफ आया, उसने भी धक्का देने की कोशिश की उस बूढ़े आदमी को। उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथ से अब उसकी शर्ट यहाँ से पकड़ ली, उसको यहाँ से पकड़ा, उसकी कलाई यहाँ से पकड़ी, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अब उन्होंने ध्यान दिया, वो जो बूढ़ा आदमी था उसकी शक्ल बदले जा रही थी, चेहरा बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जो पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही है ना, वो बूढ़ा मांस था, लेकिन अब लटके जा रहा था। ये ठुड्डी यहाँ पर आ गई थी लटक कर, आंखों के नीचे का जो मांस था लटक कर नीचे पहुँच गया। कान काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए, जो उसके सर पर बाल थे ना थोड़े थोड़े बीच में गंजा सा था, बूढ़ा था, वो भी नीचे नीचे तक आए गए। मांस नीचे की तरफ पिघल रहा था। चेहरा उसका भयानक, लेकिन अब भयानक चेहरे के साथ वो गुस्सा, वो बाहर की तरफ चौड़ी आंखें डरा रही थी दोनों को। दोनों यकीन नहीं कर पा रहे। वो धक्का देने की कोशिश कर रहे बूढ़े को ताकि उससे छूट पाए, वो छोड़ नहीं रहा। वो गुस्से में कि अब तुम्हारे पकौड़े बनाऊंगा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत और वो इस तरह से झटकने लगा। दोनों को काफ़ी तेज़ी से झटक रहा था। एक की तो बाजू झटकी जा रही थी, जो दीपक था उसको तो यहाँ कॉलर से पकड़ा था, ऐसे ऐसे झटक रहा बहुत ज़्यादा ज़ोर से। अब उसकी गर्दन पर ज़रा सी लचक भी आ गई। इसके बाद झटक कर उसने जैसे ही छोड़ा वो पीछे जाकर गिरे और वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगा। चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, साफ नज़र आ रहा था ये कोई भूत है, ये प्रेत है। ये बात वो तभी समझ गए। पहाड़ों में ऐसी जगह पर ऐसी रूहानी शक्तियाँ, ऐसे प्रेत देखने को मिलते हैं जिनकी कहानियाँ अलग अलग होती हैं। उनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो तो भागना चाहते थे, वो बूढ़ा आदमी छलांगे लगाता हुआ, वो बूढ़ा शरीर लेकिन प्रेत का, इसलिए छलांगे लगाता उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा। हाथ में वो बड़ी सी पकौड़े निकालने वाली छलनी उसने पकड़ी हुई और वो छलांगे लगाता हुआ उनके पास आ रहा। तभी उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो भागते रहे, पीछे से वो आदमी बोल रहा था, आज मैं तुम्हारे पकौड़े बनाऊंगा। और दीपक जो उसके बहुत करीब था, वो छन्नी पीछे से मारने की कोशिश कर रहा, लेकिन उस छन्नी से बचता हुआ आगे निकलता हुआ तेरी बहन का पकौड़ा, ये कहते हुए भागा था वो। लेकिन पकौड़ा तो उसका बनने वाला था। वो आदमी उसके पीछे, वो भागते भागते उस चढ़ाई पर ऊपर चढ़े और बीच में झाड़ियों से वो कब गायब हो गया पता नहीं चला। तब जाकर वो उस घर में पहुंचे।
अब बारिश तेज़ होने लगी थी, चिकनाई बढ़ने लगी थी। ये कोई सड़क नहीं थी, पगडंडी थी मिट्टी वाली और ज़्यादा फिसलन। वो फिसल रहे थे लेकिन घर तक पहुंच गए। वो बूढ़ी औरत वहाँ मुस्कुराती हुई देख रही। कुछ खाने को लेकर आए हो? उन्होंने कहा, खाने को लेकर आए हैं, हमारा तो खुद का खाना बनने वाला था। वो बूढ़ी औरत हंसती जा रही थी। उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा खाना बनने वाला था, कोई लड़की तो नहीं मिली? उन्होंने कहा, लड़की नहीं मिली, लड़का ही मिला था, लेकिन हमें खाना चाहता था। और बूढ़ी हंसती हुई कहने लगी, तुम तो जवान हो, तुम्हारे पीछे तो लड़कियां पड़नी चाहिए, लड़के कैसे पड़ रहे हैं, आते तो तुम्हारी सही है ना। तब उन्होंने घबराते हुए कहा था, आंटी जी आप चुप रहिए, हमारे साथ जो हुआ है हम बहुत डरे हुए हैं। वो नीचे जो ठेला नज़र आता है ना पकौड़े वाला, वो प्रेत है, वो भूत है। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अच्छा वो भूत प्रेत है, मैं तो वहाँ कभी गई ही नहीं। अब गरीबों के पास ऐसे ठेले पर ऐसी जगह खाने के पैसे थोड़े ना होते हैं, जो रोटी सब्जी मिल जाती है वही खानी पड़ती है। उनकी ये दूसरी रात इस घर में थी और उसके बाद वो बूढ़ी औरत मांगती रही खाने के लिए कुछ, उनके पास कुछ था नहीं। वो एक चिप्स का पैकेट था जो वो खुद खाना चाहते थे, बूढ़ी औरत को देना पड़ा। वो चिप्स का पैकेट लेकर जल्दी से खिसक कर अपने कमरे में चली गई। अब वहाँ वो नीचे चटाई पर लेटे हुए एक खिड़की की तरफ देख रहे। बाहर वो बिजली कड़क रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बिजली। जब बिजली कड़कती दोनों की छलांग लग जाती। वो चटाई से उछल पड़ते कि वो आदमी वो छन्नी लेकर पीछे तो नहीं आ रहा। घबरा जाती लेकिन फिर से लेट जाती। नींद नहीं आ रही थी। 11-12 बजे के करीब एक खिड़की के ऊपर उन्हें जैसे बीच में लटकी हुई छन्नी दिखी। अचानक ध्यान गया था उस खिड़की पर। पहले उस पर कुछ नहीं था। अब जो छन्नी थी आधी किसी ने अंदर डाली हुई, आधी जैसे बाहर थी। उसे देखते ही दोनों की छलांग निकली थी और जैसे ही वो उठकर खड़े हो गए, भैया ये छन्नी किसने रख दी? वो अब डर रहे थे, उस खिड़की के पास नहीं जा रहे। दोनों भागते हुए बूढ़ी औरत के कमरे में चले गए। अब वो बूढ़ी औरत उठी कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, वो बूढ़ा आदमी जो नीचे पकौड़े बनाता है वो प्रेत लगता है, यहाँ भी आ गया। उन्होंने ये कहा। बूढ़ी औरत ने कहा, ऐसा नहीं है, यहाँ कोई प्रेत नहीं है, तुम बेवजह डरे जा रहे हो, किसी ने प्रैंक किया हो, किसी ने डराया होगा तुम्हें। उन्होंने कहा, नहीं, वहाँ छन्नी पड़ी है। वो बूढ़ी औरत उनके साथ गई उस कमरे में। उसने देखा वो छन्नी है। उसने कहा, ये छन्नी तो हमारे घर की ही छन्नी है, ये तो मेरे पति की छन्नी है, ये किसी प्रेत की छन्नी नहीं है। उन्होंने कहा, पहले तो नहीं थी यहाँ पर। उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पति आए होंगे काम करके, उन्होंने छन्नी यहाँ पर टांगी होगी, अमूमन यहीं पर टांगते हैं। ये सुनकर उनकी सांस रुकी की रुकी रह गई थी। इसका पति ये छन्नी लेकर आता है, कहीं उसका पति वही तो नहीं? कमरे के बाहर, वो दरवाजे के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी उसका पति ही था। वो बूढ़ी औरत हंस रही, बाहर खड़ा वो हंस रहा। छन्नी अब उस खिड़की से गायब थी उसके हाथ में। छन्नी लेकर हंस रहा और कह रहा, तुम्हारे तो पकौड़े बनाऊंगा। अब वो पति पत्नी क्या थे उन्हें नहीं पता। वो बूढ़ी औरत भी उसी तरह से हंस रही जैसे वो प्रेत हो, लेकिन उनके साथ वो रह रही थी, उसने कोई नुकसान नहीं किया था। वो पकौड़े वाला उसका पति वो डरा रहा था। अब भागने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, लेकिन वो जो घर था वो टूटा हुआ था। तो एक कमरे के पीछे जो 2-4 ईंटें निकली हुई, वो मिट्टी वाली दीवार थी। उन्होंने धक्का दिया, भैया थोड़ी सी जगह बनाई, बड़ी मुश्किल से घिसट कर बाहर निकले। और जो बूढ़ा आदमी बाहर से वो छन्नी दीवारों पर मार रहा, तुम्हारे पकौड़े बनाऊंगा। वो बूढ़ी औरत हंसती जा रही कि मेरा किराया तो देकर जाओ, मेरा किराया तो देकर जाओ। हंस हंस कर वो ये कह रहे और दोनों ने वो सामान जो पड़ा था वो भी वहीं छोड़ा। उसके बाद बाइक पर बैठे और रात के वक्त ही उस पहाड़ी से नीचे उतरे। 2 बार घिसट कर नीचे गिरे थे। एक के होंठ पर चोट लगी थी, होंठ छिल गया था। एक के कान पर चोट लगी थी। जो दीपक था उसके सर पर भी एक बार पत्थर टकराया था। अब ऊपर जो लाइट जल रही उस घर की, वो तो उस बाइक को लेकर सीधा नीचे की तरफ आए। उसके बाद हाईवे पर बाइक डाली, वो तो मनाली की तरफ निकले। भैया ऐसी सुनसान जगह पर नहीं रुकना। मनाली में पहुँचे थे, वहाँ मांगने लगे कमरा। वहाँ कमरे महंगे, आधी रात को आओगे तो दुगने पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन एक जगह होम स्टे थी, वहाँ उन्हें 500 में कमरा मिल रहा था। और उन्होंने कहा भी था, आज की रात और अगली रात भी आप रह सकते हैं। आज तो आधी रात से ज़्यादा का समय हो गया है, अगली रात निकाल कर सुबह निकल जाना, बहुत ज़्यादा कमरे खाली पड़े हैं। 500 में कमरा मिला था। और उन्होंने आप बीती भी बताई थी उस औरत को, जो वो मकान मालकिन थी।
वो भी कह रही थी पहाड़ों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं। कल मेरे बेटे के साथ जाकर आना उस जगह। दिन के वक्त भूतिया शक्तियां मौजूद नहीं होती, लेकिन रात के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दिन के वक्त जाकर आना। अगले दिन उस लड़के के साथ 2 और दोस्त थे और यहाँ दीपक और पारस इकट्ठे बाइक पर वहाँ गए थे और वो टूटे फूटे घर देखकर साफ पता चल रहा था वहाँ कोई रह ही नहीं सकता। और उन्होंने भी कहा था यहाँ कई गांव आपको मिलेंगे जहाँ कोई रहता नहीं, कभी किसी समय रहते होंगे। कोई न कोई घटना के कारण यहाँ बादल फट जाते हैं, लोग कई बार बह जाते हैं, ऐसी पहाड़ी पर गिरकर कई बार भूस्खलन हो जाती है, घर टूट जाते हैं, ऐसे कई लोगों की मौत होने का डर रहता है। इसीलिए ज़्यादातर गांव ऐसी जगह बने हैं जहां पर ये खतरे ना हो। कई लोग ऐसी जगह पर घर बना लेते हैं जहां रहना खतरनाक होता है, बाद में कोई दुर्घटना हो जाती है और वहां उनके प्रेत नजर आते हैं। अब उस घर से उन्होंने सामान निकाला था अपना, और हैरानी की बात वो चिप्स का पैकेट बंद वहीं पड़ा था। वो 3 रोटियां जो बूढ़ी औरत ने पहले दिन खाई थी, एक तरफ बिखरी हुई 3 रोटियां, उसके ऊपर फंगस आई हुई थी, वो रोटियां वहीं पर मौजूद थीं। गीले बिखरे हुए कुछ नोट जो उस औरत को दिए थे वो भी यहीं पर पड़े थे। कोई भी चीज़ वहाँ से गायब नहीं हुई थी। तब वो समझे थे पति पत्नी दोनों मिलकर फंसाते तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कोई यहाँ पर आया है, उन्हें यहाँ जैसे पता नहीं मारने की कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, पकौड़े खिलाना चाहते हैं या पकौड़ा बनाना चाहते हैं, वो जवाब जानना नहीं चाहते थे। उसके बाद वो मनाली पहुँचे, वहाँ घूमे और वहाँ अगली रात जो 500 में उन्होंने डील की थी वहाँ रहकर घूमकर डर कर वहाँ से घर की तरफ निकल पड़े। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना ट्रिप था। बचपन में वो घूमे थे, अब पैसे इकट्ठा किए थे, चाचा जी की बाइक, चाचा जी का बजट, लेकिन भूतिया घटना ने सारा ट्रिप कबाड़ कर दिया। तो दोस्तों आप बताइए, क्या आप ऐसी अनजान जगह पर बारिश के मौसम में पकौड़े खाना पसंद करोगे या नहीं? और सामने वाला ये भी कह रहा हो आप पकौड़े खाइए, बाद में आपके भी पकौड़े बनाने हैं, यकीनन आपके भी पकौड़े मुंह में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, लाइक करोगे तभी मैं बढ़िया बढ़िया कहानियाँ लेकर आऊँगा। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।